तो देखो 43,000 रुपीज का OnePlus 13R आता है। कुछ स्टार्ट के फर्स्ट इंप्रेशन जितना डिटेल हो सकता था सब कुछ बता दिया है। आज इसको ऑलमोस्ट 20 दिन के आसपास हो चुके हैं और ये OnePlus 13R इन 20 दिनों के अंदर मैंने प्राइमरी डिवाइस बनाया, मेरा सिम डाला, नेट बैंकिंग, फोन पे, गेमिंग, म्यूजिक एक्सपीरियंस और जो भी फोन पे हो सकता है वो सब कुछ करके देखा है। तो मैं मेरा डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा और सच में क्या ये वर्थ इट फोन है OnePlus 13R या इससे बेटर ऑप्शन आपको अभी अगर देखने जाओगे सेम प्राइसिंग पर, जैसे कि ये मिल रहा है 43,000 का बेस वेरिएंट 12GB 256 के साथ। iQOO 12 आता है आज के टाइम पे 46,000 का, बट 2,000 का कूपन वगैरह लग जाता है और 2,000 का कार्ड डिस्काउंट है। कार्ड डिस्काउंट चलो छोड़ दो, 44,000 का है और उस फोन के अंदर सेम परफॉर्मेंस देखने मिलती है स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 की और इसके अंदर भी सेम प्रोसेसर है। देखो सबसे पहली बात तो डिजाइनिंग लैंग्वेज है ना, ये सब्जेक्टिव हो सकती है, आपको कुछ पसंद आ सकता है, मुझे नहीं पसंद आ सकता। मेरा फ्रैंकली रिव्यू दूं, मुझे लास्ट ईयर का OnePlus 12R का डिजाइन ज्यादा पसंद था और इसका डिजाइन मुझे ओके लगा है, सही बता रहा हूँ। बहुत सारी चीजें कट ऑफ भी कर दिया, अगर आप देखोगे ना, इवन जो इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना, इन्होंने OnePlus वालों ने नीचे डाल दिया है और ये ऑप्टिकल वाला है। और लास्ट ईयर वाला ना एक तो उसकी पोजिशनिंग सही थी, ऊपर से वो अल्ट्रासोनिक था तो एकदम एक्यूरेट तरीके से अनलॉक करता था। ये बहुत इशू कर रहा है मुझे, मैं अगर बोलूंगा 10 में से मुझे ना 6 बार इसने मतलब परफेक्ट टाइम पे अनलॉक करा है और 4 बार इशू मारे हैं, तो 3 से 4 बार मुझे मल्टीपल स्टेप लेने पड़ते थे। और सपोज मैं खाना खा लिया हूँ, उसके बाद हाथ धो के मैं इसको एकदम ऐसे अनलॉक कर रहा हूँ, तो वहां पे भी 2-3 अटेम्प्ट लगते थे। तो इसका फिंगरप्रिंट बहुत बड़ा डाउनग्रेड है। और इसके पहले जो फोन मैं प्राइमरी यूज कर रहा था Vivo X200 Pro यूज कर रहा था और जैसे ही वो फोन थोड़ा छोड़ा, फिर मैंने OnePlus 13 भी बीच में हाथ में लिया है। अभी मतलब ये फोन छोड़ दिया ना, अभी बेसिकली आज जब रिव्यू कर रहा हूँ तो ये लास्ट दिन है इसका, और इसके 1-2 दिन पहले ही मैं OnePlus 13 पे भी स्विच हो चुका हूँ। तो चलता रहता है सब चीज टेक क्रिएटर। तो ये कह सकता हूँ प्रीमियम है भी इसी के लिए, मेरे लिए नहीं था। और ये स्लिपरी भी बहुत था। मैंने देखो जब फोन रिव्यू करता हूँ ना, मैंने आईफोन ये रहा 16 Pro Max, इस पर भी कवर कभी नहीं चढ़ाया, बैक कवर वगैरह भी। लेकिन ये फोन पर पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ, मुझे इस पर कवर चढ़ाना पड़ा, मतलब बैक कवर चढ़ाना पड़ा, क्योंकि ये बहुत स्लिपरी था। तो जब मैं गेमिंग करता था ना, तो एक तो ये हाथ में कंफर्टेबल नहीं रहता, रीजन एक तो ये, एक तो ये लाइट वेट है, वो बहुत अच्छा है, मतलब कंफर्टेबल वेट मैं कहूंगा, एकदम लाइट नहीं बट कंफर्टेबल वेट है। लेकिन इसकी हाथ में ग्रिपिंग प्रॉपर नहीं आती मुझे, ऐसा मुझे फील हुआ। तो मैंने इसके ऊपर कवर लगाया, ग्रिपिंग अच्छी हो गई क्योंकि फोन स्लिप नहीं होता। बाकी स्क्रैच वगैरह स्क्रैच गार्ड पर आए हुए हैं तो वो तो माइनर से है, इसको निकालूंगा, मस्त तरोताजा सामान देखने मिलेगा। गिरा तो एक बार भी नहीं है अभी तक, जिस दिन गिरेगा तब की बात अलग बात है। बाकी ये अलर्ट स्लाइडर बहुत काम आया मुझे, साइलेंट एकदम वगैरह कहीं भी यूज कर सकता हूं मैं, तो मुझे तो पॉजिटिव लगा वो। और जब मैंने इसकी फर्स्ट इंप्रेशन वाली रिव्यू डाली थी ना, तो उसमें ना मेरा एक क्वेश्चन ये था कि इस पे IP65 क्यों है। बहुत सारे 20 से 30 हजार के फोन आते हैं, मोटरोला के एग्जाम्पल, वो IP68 एटलीस्ट दे देते हैं, 69 भी आ जाते हैं बट 68 पकड़ लो। और कमेंट आए थे कि भाई ये जो अलर्ट स्लाइडर होता है ना, उसकी वजह से नहीं दिया होगा। मुझे ये बात उतनी ज्यादा सही लगी नहीं, तो ये बहुत बड़ा डाउनग्रेड है मेरे लिए तो। और इस चीज की वैल्यू आपको तब पता चलेगी जब आप फोटोज वगैरह खींचने से झरने या फिर कहीं ऐसे बारिश के मौसम में यूज करोगे। तो अभी के टाइम पे तो वैसे बारिश है नहीं और इवन गर्मी भी नहीं है, नॉर्मल हल्की फुल्की ठंड चल रही है। मुंबई में भी इतनी ज्यादा कोई गर्मी होती नहीं है, नॉर्मल टेम्परेचर है, तब तो ठीक है। बट जब बारिश का मौसम आएगा ना, तब फिर थोड़ा सा लगेगा काश इसके अंदर IP68 होता, तो मैं कॉन्फिडेंट तरीके से ऐसा मस्त में फोटो खींच लेता। नहीं ये तो नहीं है, क्या ही करे। देखो इसका जो डिस्प्ले है AMOLED है, छोटे छोटे बेजल्स आते हैं, उस पे भी जो डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी है बहुत अच्छी है। मैंने इस पर 2 शोज देखे हैं, एक तो द 8 शो नाम था, वेब सीरीज थी स्क्विड गेम जैसा, बट स्क्विड गेम से मैं कहूंगा कुछ हद तक बेटर। और दूसरा मैंने वेनम द लास्ट डांस शो बोल रहा हूँ, मूवी देखी थी इसके अंदर। एक तो वेनम मूवी ऐसी है कि थोड़ी सी उसके अंदर डार्क सीन बहुत है, लेकिन डार्क सिनेरियोस के कलर्स भी बहुत डार्क, मतलब बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करता है। इवन यहाँ पर आपको ओवरऑल गुड क्वालिटी मिलती है। और इवन नेटफ्लिक्स पर जो डॉल्बी विजन है, जो मैं शोज देख रहा था, तो बहुत अच्छे कलर, वाइब्रेंस, पंचीनेस बहुत अच्छा है। मतलब डिस्प्ले को लेकर मुझे कहीं भी इसमें 1 रुपए की तकलीफ नहीं हुई है। इवन एक कर्व नहीं है, फ्लैट है, फिर भी मुझे चलेगा, बहुत अच्छा लग रहा है। बाकी इस पे ना मैंने चेक करके देखा था, तो ये 1 हर्ट्ज से ना 120 हर्ट्ज के बीच में स्विच करता है। और जैसे यूट्यूब पे जाओगे तो वहां पर भी ये 120 हर्ट्ज में एप्लीकेशन चला देता है। और जब आप यूज नहीं कर रहे हो, नॉर्मल रख देते हो, तो 1 हर्ट्ज पे आ जाता है। कभी कभी 10 हर्ट्ज पे भी रहता है, लेकिन मोस्ट ऑफ मैंने 1 हर्ट्ज पर इसको देखा है, जिसकी वजह से बैटरी थोड़ी सी की जो खपत है वो थोड़ी सी कम होती है। और इवन ये भी कह सकता हूँ, जब मैं इसको लो ब्राइटनेस पे भी चेक कर रहा हूँ तो भी 1 हर्ट्ज पे जाता है, और हाई ब्राइटनेस पे भी चेक किया मैंने फुल HBM लगा के, तो भी आराम से ये
1 हर्ट्ज पर रहता है, तो ब्राइटनेस वाला कोई इशू तो नहीं है। और मैंने इसको तब यूज करा है, इसमें एक अपडेट आई थी जिसमें बहुत सारे इश्यूज थे, उसके बाद मैंने इस फोन को यूज करा है। अपडेट का स्क्रीनशॉट आप चेकआउट कर सकते हो और क्या क्या अपडेट्स आए पॉज करके वो भी चेक कर सकते हो। और रही बात ऑटो ब्राइटनेस को लेकर, तो वो भी अच्छी है, एक्यूरेट है, हाथ सिनारियो में भी मस्त रहता है। तो इसकी जो कलर गैमेट्स भी है आराम से 100% sRGB निकाल लेते हैं। फर्स्ट टेस्ट के अंदर HBM मतलब जो ऑटो ब्राइटनेस है उसको बंद कर दिया, 803 निट्स टच कर देता है ब्राइटनेस लेवल जो बेसिकली है। और वहीं पर मैंने जो ऑटो ब्राइटनेस है, तो अगर आप 100% का देखोगे तो वहां पर आराम से 1400 प्लस निट्स ब्राइटनेस टच हो जाता है। और जो भी ब्रांड ने 4-4,500 जितना भी क्लेम किया होगा उससे मतलब नहीं है मुझे। बाकी इसकी जो कलर है ना डिस्प्ले पर आती है, जो नेचुरल टोन रख के मैंने यूज करा है। और वहीं पर एक अल्ट्रा एंटी फ्लिकर है, वो उसको भी मैंने ऑन करके यूज करा ताकि लो लाइट सिनारियो में मुझे थोड़ी सी आंखों में राहत मिले। तो डिस्प्ले ओवरऑल मेरी तरफ से परफेक्ट था और साउंड क्वालिटी भी एकदम अच्छे से है, चाहे आप रील्स देखो, शॉर्ट्स देखो, म्यूजिक देखो। इवन मैं मूवी देख रहा था, वेनम लास्ट डांस को मैंने स्पीकर में देखा है और जो शोज है ना उसको मैंने ईयरफोन पे लगा के मतलब चेक किया था, वो बहुत अच्छी तरीके से मुझे सुनने मिला। बट गेमिंग के टाइम पे मेरा जो एक्सपीरियंस है ना खराब हुआ, मुझे ना ऑडियो ही नहीं सुनाई दे रहा। तो वहां पर जब मैं फाइट भी ले रहा था मुझे स्पीकर ही नहीं सुनाई दे रहा था। तो वो पता नहीं, आई थिंक सो BGMI का ग्लिच है या इनका कुछ ऐसा होगा, डोंट नो। बाकी मल्टीमीडिया सिनेरियो में सब जगह अच्छा था। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 आता है इस फोन के अंदर, जो लास्ट ईयर इनके फ्लैगशिप फोन में था OnePlus 12 के अंदर, वही यहाँ पर आ गया। अगर मैं इसे आप थोड़ा सा कंपेयर करके दिखाता हूँ, सबसे पहले तो नॉर्मल मोड में अगर देखोगे तो वहां पर Antutu के स्कोर्स में थोड़ी सी गिरावट आई है, और इवन परफॉर्मेंस मोड में देखोगे तो वहां पर भी गिरावट आई है। अब 2 रीजन हो सकता है कि जो Antutu की बेंचमार्क की जो एप्लीकेशन है उसका वर्जन चेंज हुआ है। अगर मैं करंट सिनेरियो में इसका कंपैरिजन सिंपली किसी फोन से भिड़ा दूं, iQOO 12 ले लेता हूं, जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट में, सेम प्राइसिंग पर ऑलमोस्ट 1-2 हजार का फर्क है। तो अगर आप पावर देखते हो दोनों फोन का, तो आपको डेफिनेटली iQOO 12 के स्कोर ज्यादा बेटर मिल रहा है। CPU थ्रॉटल चेक करके देखा, ओल्ड अगर देखते हो 70% का स्कोर है और नया 79% का है। बट वहीं पर अगर मैं ओल्ड टेस्ट फिर से लगा रहा हूँ, परफॉर्मेंस मोड को ऑन करके रखा था, लेकिन वहां पर पता नहीं ग्लिची है, परफॉर्मेंस हाई लेके जाने के चक्कर में टेम्परेचर बढ़ा देता है और परफॉर्मेंस को थ्रॉटल कर देता है, और वहां पर 61% का था। अब ये बात एक सिंपल समझ लो कि जब आप हाई परफॉर्मेंस वाले टास्क पे बैठोगे, जैसे कि मैं यहाँ पर गेमिंग को लेकर बात करूँ, तो आज के टाइम पे OnePlus 13R और iQOO 12 दोनों 120 FPS की गेमिंग को अनलॉक करते हैं। मैं यहाँ पर अगर क्लियर विनर तो मैं किसी को नहीं कहूंगा, बट मेरे हिसाब से थोड़ा फिर भी बेटर है ना इस बार का OnePlus 13R, मतलब बेटर 120 FPS दे रहा है 20 दिनों के अंदर। तो iQOO 12 है ना, मुझे थोड़े से फ्रेम के जो नंबर्स है ना ज्यादा फ्लक्चुएट करते हुए दिख रहा था। लेकिन एक बात है, iQOO 12 लास्ट ईयर के ऊपर का फोन है और ये तो जस्ट अभी आया है, थोड़ा सा कैशे वैशे भरेगा और ज्यादा भरेगा। हालांकि इसके अंदर बहुत सारी फाइल्स थी, मेरी बहुत सारी फोटोज थी इसके अंदर, ऑलमोस्ट 3000 के आसपास फोटोज इसके अंदर है, पुराने बैकअप सब कुछ ऐसे लेते लेते आते रहे तो भर जाता है फोन। तो इसकी वजह से मैं एक बात ये कहूंगा कि OnePlus 13R का 120 FPS और इवन iQOO 12 का भी 120 FPS मैं रेकमेंड नहीं करता। अगर मुझे रेकमेंड करना होगा तो मैं आपको 90 FPS रेकमेंड करूंगा दोनों फोन में, और दोनों फोन पे 90 अच्छा चल जाएगा। ये फोन भी इस बार अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मुझे गेमिंग में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नजर नहीं आया। और इसमें थोड़ा सा बग है एडिशनल, अगर मैं बताऊंगा BGMI पर, अगर आप इसमें नॉर्मल खेल रहे हो 120 की सेटिंग लगा के 15 मिनट आपको हुए रहेंगे, तो एकदम साइलेंट तरीके से चुपचाप एकदम से 90 FPS की गेमिंग पर कैप लगा देता है, जो मैंने ऑन टेस्टिंग पे चेकआउट करके देखा था। और जब मैं नॉर्मल मोड से बूस्ट मोड पे जाता हूँ, वापस स्विच वगैरह करता हूँ, तो ये वापस 120 देता है, बट कुछ सेकंड्स के लिए। जब तक ये फोन गर्म हो रहा है तो यहाँ पर बैकएंड पे ऑटोमेटिक साइलेंटली OnePlus या फिर जो भी ऑप्टिमाइजेशन होगी वो 90 पे कैप कर रहा था, जो मुझे देखने मिला लाइव। और अगर आप FPS मीटर नहीं लगाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं देखने मिलेगी, मुझे ये देखने मिली, जस्ट ये शोकेस कर रहा हूँ। इवन मैं इरांगल पे जो इवेंट पे कूद रहा हूँ, 30+ एनिमीज है, तो ये आराम से मतलब 110 तक के भी FPS दे रहा था और वहां तक मेंटेन कर रहा था। लेकिन जैसे मैंने कहा, वो बग एडिशनली जिसकी वजह से FPS के चेंजेस एकदम से देखने मिलते हैं। बाकी 1 घंटे की गेमिंग करेंगे 120 FPS पर तो ये टेम्परेचर 40 डिग्री तक टच कर जाता है, और 1 घंटे की टेस्ट पर ये 29% की बैटरी ड्रॉप करता है अगर आप 120 FPS की गेमिंग करते हो तो। सो मैं एट द एंड इतना ही कहूंगा, अगर आपको बेटर परफॉर्मेंस चाहिए तो आप 90 FPS के लिए OnePlus 13R देख लेना, और TDM में तो 120 देख सकते हो। 120 FPS में तब फोन में ज्यादा रेकमेंड करूंगा जो फोन Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ में आएंगे, वहां पर वो फोन ज्यादा बेटर 120 देने का बोलते ना वो सक्षम है। वरना तो मैं तो किसी को नहीं कह रहा हूँ, 8 Gen 3 तक बस सिर्फ सेटिंग अनलॉक होती है, बट परफॉर्मेंस उतनी तगड़ी नहीं आती है। बाकी मैंने ना इस पर एक बार गूगल मैप चलाया था, तो वो देखने के लिए कि कुछ इशू करता है कि नहीं, तो हाफ एन आवर में ट्रैवल कर रहा था कहीं, तो हाफ एन आवर के लिए मस्त में गूगल मैप चला, और 10-20 मिनट के लिए कुछ कंटिन्यूस यहाँ पर कॉल्स भी हुई थी उसी दौरान पे। तो फोन ऐसा कोई गर्म भी नहीं हुआ, आराम से देखने मिल रहा था। और देखो OnePlus का कैसा है, जितना मैंने समझा है, OnePlus कभी ना गेमिंग फोन बोल के लॉन्च नहीं करता, एटलीस्ट इंडिया में तो नहीं करता। इंडिया
के बाहर जो कॉम्पी वगैरह होते हैं, जैसे कि अगर आप PUBG ग्लोबल देख लो या फिर गेम फॉर पीस देख लो, उनके जो कॉम्पिटिशंस वगैरह होते हैं ना एट द एंड, वहां पर लास्ट ईयर मैंने देखा था OnePlus 12 आई थिंक सो, जहां पर वो कॉम्पी करवा रहे थे उस डिवाइस पर। तो इंडिया में तो मतलब सोच नहीं सकते हम OnePlus के फोन पर गेमिंग करवाना, बट वहां पर कॉम्पी हो रहा था। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस निकाल के देना चाहते हैं जो एक यूजर को फास्ट लगे, स्मूथ लगे, जैसे कि एनिमेशन हो गया और परफॉर्मेंस में उनको इशू ना आए। तो उतना लेवल तक का ये बना के रखते हैं, उससे ज्यादा एक्सट्रीम गेमिंग करके एडवर्टाइज नहीं करते, जितना मैंने ऑब्जर्व करा अभी तक। बाकी चार्जिंग का जो बात करोगे तो ये 80 वॉट का चार्जर बॉक्स में लाते हैं। लास्ट ईयर से थोड़ा सा डाउनग्रेड करा इन्होंने, लास्ट ईयर 100 वॉट आता था और मैंने तो एक बार बस या 2 बार इसको टेस्ट करा है कि जो ओरिजिनल चार्जर है उससे टाइम कितना लेता है। तो 40-45 मिनट के अंदर चार्ज हो जाता है। वरना मैं तो ऐसा है कि देखो जहाँ बैठा हूँ भाई, इसकी टेबल खाली है तो वहाँ पे लगा के छोड़ दिया, घर पे लेके गया तो वहाँ लगा के, कोई भी केबल रैंडम लगा के यूज़ कर रहा हूँ। और रही बात SOT को लेकर, तो मैं आपको मेरा जो यूज के सिनारियो है, जहां पर मैंने जिस दिन थोड़ा सा लाइट वेट फोन को यूज करा था, लाइट वेट यानी कि मतलब नॉर्मल, उस दिन गेमिंग ज्यादा नहीं करी हमने, फोटो वोटो उतना ज्यादा लिए नहीं, तो तब ये फोन, इवन मूवी वगैरह देखी ज्यादा से ज्यादा, तब ये फोन है ना 8 आवर्स 50 मिनट का SOT मुझे दिया इसने। लेकिन ये उस दिन का बात है जब मैं ज्यादा यूज नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैंने इसको यूज करा है थोड़ा हेवी सिनारे में भी, तो ये तकरीबन 7.5 घंटा या 7 आवर्स 40 मिनट तक का इसने SOT दिया था। तो ये डिपेंड करेगा। लेकिन एक चीज है, ये बैटरी 6000 mAh के साथ लाता है और उस हिसाब से तो मुझे नंबर्स अच्छे देखने मिले हैं। तो सिमिलर इतना ही कहूंगा कि 1 दिन के या 1.5 दिन तक का बैटरी बैकअप आपको इजीली मिल जाएगा। तो डिपेंड करेगा बस आप उस दिन क्या देख रहे हो। और SOT का देखो ऐसा ही है, आप कुछ यूज करोगे अलग, मैं कुछ अलग यूज करूंगा, कोई बंदा कुछ अलग यूज करेगा। और रही बात आइडल बैटरी ट्रेन को लेकर, तो 5G पर मैंने इसको नॉर्मली जब देखा था तो ये आराम से 2 से 3% का बस ड्रॉप कर रहा था, इवन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले लगा के। तो मतलब 2-3% तो फिर भी बहुत है 5G पर। बाकी माइक और कॉल की क्वालिटी मतलब कुछ इश्यू नहीं है, सब अच्छा आता है। इवन वाईफाई की कवरेज भी अच्छी है, 5G भी अच्छा चलता है। हालांकि यहाँ पर इन्होंने स्टार्ट में बोला था कि 5.5G चलेगा, मुझे तो नहीं देखने मिला अभी तक ऐसा कहीं, मे भी कहीं चल रहा होगा। मेरे जो एरिया में है वहां पे तो नहीं आया, पर एटलीस्ट सपोर्ट दिया है तो कुछ ना कुछ आगे कर ही लेंगे। बाकी NFC मैंने ना ज्यादा यूज नहीं करता हूँ, बट मुझे थोड़ा सा यूज के सिनारियो मिला, मतलब मेरे काम के हिसाब से। जैसे ये कैमरा शूट कर रहा हूँ ना, तो इसमें ना NFC आता है, तो मुझे अगर उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर लेना है ना, तब मैं इसे यूज करता हूँ। तो इसका जो NFC फर्स्ट दिन तो मैं ढूंढ रहा था कि कहाँ है भाई, तो यहाँ लगा है, यहाँ मतलब ऐसे रैंडम लगा है, तो चल ही नहीं। तो कैमरा मॉड्यूल पर यहाँ पर NFC का पूरा सेटअप आता है, तो जब इसको टैप करा तो फिर कनेक्ट हुआ और आराम से मेरे यूज के सिनेरियो बना। बाकी अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो ओ डायलर का सपोर्ट मिलता है, डायरेक्ट नहीं है, उसके लिए आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, तब जाके आप वो यूज कर पाओगे। बाकी कुछ 5 से 10 मिनट का एक सिनेरियो ऐसा भी हुआ था कि मुझे वीडियो कॉल पे जाना पड़ा, और जब मैंने यूज कर रहा था तब मैं लेकिन घर में ही था, बाहर नहीं था, मतलब घर में पंखे वंखे चल रहे हैं आराम से। तो 5 से 10 मिनट में आराम से इसने वीडियो कॉल जो था, फोन अच्छे से चला है, कोई गरम वरम भी नहीं हुआ तभी भी, और होना भी नहीं चाहिए क्योंकि 8 Gen 3 है, अच्छा प्रोसेसर है। अगर होता तो फिर मैं शिकायत करता। बाकी एनिमेशंस को लेकर मुझे कोई इशू नहीं है भाई, इतने बटरी स्मूथ एनिमेशन है। इवन UI का एक इंप्लीमेंट देखोगे यहाँ पर, मतलब मैंने मेरा फोटो लगा के अरेंज करके रखा है भाई, ये भी मस्त है, कूल एक तरीके से नया सा इन्होंने गैलरी पे चीजें एड ऑन करी है। इवन मैं इस पे फेस अनलॉक भी यूज करता हूँ, आराम से मस्त में पहले अनलॉक भी हो जाता है। हाँ, एक दिन मैं घर पे बैठा था, मास्क वास्क लगा के, कुछ तो ब्यूटी शूटी चालू थी हल्की सी, मतलब लगा दिया पार्टनर ने तो तब इसने फेस नहीं लिया, ऑफ कोर्स नहीं लेगा, आईफोन भी नहीं ले रहा था भाई उस दिन, तो मैं भी शॉक हो गया, ये भी नहीं खुला वो भी नहीं खुला। तो यहाँ पर UI एक्सपीरियंस अच्छा है और मुझे एनिमेशंस और क्लोजिंग और ओपनिंग वाले भी शॉट्स अच्छे लगे हैं। बाकी अगर इसमें देखोगे एंड्रॉइड जो लास्ट अपडेट है वो देखने मिल रहा है हमको December 24 का, और जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो फैब है, आ जाएगा मेरे को लगता है एक महीना ही तो पीछे, ठीक है, मतलब ब्लोटे में फ्री फोन आता है। कुछ एक आध दो एप्लीकेशंस हैं जैसे कि लिंक्डइन वगैरह और भी कुछ आती है, तो कुछ काम की थी कुछ नहीं थी, वो मैंने अनइंस्टॉल मार दी। और लेकिन एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम दिखा था मुझे इनका ऐप मार्केट। अब वो दिक्कत क्या करता है मालूम है क्या, एक तो उसे नोटिफिकेशन आती है, वो तो मैंने बंद कर दी थी पहले दिन ही। अब ये ऐप मार्केट का इशू ये है कि कहीं हम लोग जाते हैं, जैसे कि कहीं एक ऐसा सर्च करने बैठ गए और ये रीडायरेक्ट करता है, और रीडायरेक्ट कहाँ करता है, गूगल प्ले स्टोर पे रीडायरेक्ट नहीं करेगा, ये इनकी ऐप स्टोर पे जाएगा, बोलेगा यहाँ से डाउनलोड कर। भाई मुझे नहीं करना, क्यों करवा रहा है। तो ये थोड़ा सा मतलब टच आ चुका है। ये OnePlus Oxygen OS बस कहने के लिए है। Realme, OnePlus और Oppo तीनों ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, तीनों का एनिमेशन सही है, UI भी सेम है, एप्लीकेशन भी ऑलमोस्ट सेम शेयर करते हैं। तो वो नहीं आता तो ज्यादा बेटर होता, हालांकि मेरी लाइफ में उसकी वजह से कोई ज्यादा ऐसे नुकसान क्रिएट तो नहीं हो रहा था। बाकी AI थोड़े से काम के लगे थे उसके अंदर मुझे, खास करके फोटो गैलरी वाले, जैसे कि यहाँ पर आपको AI डिटेल बूस्ट देखने मिलता है, कुछ फोटोज को अच्छा सा कलर इनहांस वगैरह कर लेता है, जो मुझे लगता है कि यहाँ थोड़ा सा
हो सकता था। दूसरा AI इरेजर है जो मुझे भी काम का लगा, और AI इरेजर इसका अच्छा काम करता है और फास्ट काम करता है। कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल थे जो पीछे मुझे लग रहा था कि चीजें खराब कर रहे थे, तो उसके बाद में अनब्लर आता है बट मैंने यूज नहीं करा उसको, और इवन रिफ्लेक्शन भी यूज नहीं करा, मेरा कोई सिनेरियो नहीं बना वो। AI समरी बस टेस्ट करने के लिए एक दो बार खोला था, कोई भी क्रोम ब्राउजर या कहीं पे भी हो गया, साइड में से डॉक से स्लाइड करना, AI समरी आ जाएगी तो पूरा देखेगा और एक क्विक समराइज बना देगा। या फिर अगर आप व्हाट्सएप पे हो और वहां से आपको कुछ चैट्स में अगर रिप्लाई करवाना है तो वो भी सॉल्व कर देगा। और तीसरा जो बहुत काम का है, बहुत ज्यादा काम का, क्या हो सकता है AI को लेकर जो बहुत यूज कर रहे हैं हम लोग, सर्कल टू सर्च। भाई इतना, मतलब वो तो सब में ही है फास्ट, इवन कुछ टेक्स्ट ऐसे थे जो कॉपी करने हैं, इवन तो वहां पे सर्कल टू सर्च करके सिलेक्ट और कॉपी और कहीं भेज दिया पेस्ट। और अभी तो वो अपना नया म्यूजिक फाइंड वाला भी ऐड ऑन हो चुका है जो हमको सैमसंग वगैरह में मिल चुका है। सीधा सर होल्ड करो होम बटन पे और उधर कोने में आ जाएगा। तो जो पहले शज़ाम वगैरह का काम था, अब वो गूगल ने बोला कि ला मैं खुद कर लूंगा, तू निकल यहाँ से, शज़ाम को मेरी कुछ भी होगा जो भी। बाकी इसकी हैप्टिक्स अच्छी है, अलर्ट स्लाइडर पे हो, वॉल्यूम कम ज़्यादा करो, बहुत जगह पर हैप्टिक्स बहुत अच्छी आती है। अब थोड़ा सा कैमरा में बहुत ज्यादा शिकायत थी, मुझे बहुत अफसोस हुआ है जहां जहां मैं इसको लेकर गया हूं। हालांकि मेरे पास देखो वो एक चीज की लग्जरी है कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे फोन के ब्रांड मतलब पड़े हुए मेरे पास फोन, जैसे कि Vivo X200 Pro, आईफोन तो ठीक है चलो, S24 Ultra, ऐसे ऐसे फोन्स हैं। तो मुझे ना ऐसा रिग्रेट हो जाता है जब मैं ऐसे कोई लो टाइप के कैमरास यूज करता हूँ ना, तो मुझे ऐसा जब दिखता है कि यार काश वो फोन कैरी कर लिया होता, बहुत अच्छे अच्छे फोटो आ जाते हैं। हालांकि 3-4 फोन एक साथ कैरी करना अच्छा नहीं लगता, 2 फोन मोस्ट ऑफ मैं कैरी करता हूँ, एक तो जो मैं यूज कर रहा हूँ प्राइमरी, और एक बैंकिंग वगैरह सब चीजों के लिए, और थोड़ा खुद के लिए, जैसे कि मतलब अगर थोड़ा भी कहीं ऐसा हुआ कि थोड़े बेटर फोटो लेने और नेट बैंकिंग वगैरह का सीन रहता है तो एक आईफोन साइड में कैरी रहता है। और ऊपर से मैं मैकबुक यूज करता हूँ तो मेरे लिए फिर आईफोन एक अच्छा ऑप्शन है, तो मुझे वो करना पड़ता है, तो वो छूटता नहीं है, छाती पे चिपका ही है साला। एंड्रॉइड अच्छा कुछ बना नहीं रहे हो सब चीज़ों में, इकोसिस्टम पे भी अच्छा नहीं बन रहा, क्या करें, मे भी आ जाएगा एक दिन वो भी। इसके अंदर जो मेन सेंसर है ना, लाइटा 700 सेंसर है। अब ये सेंसर आपको 20 से 30,000 वाले फोन में मिल रहा है, जैसे कि Moto H50 फॉर एग्जांपल 50 Neo, उनमें मिल रहा है, उनमें अच्छी फोटो आ रही है, इनमें आगे बताऊंगा। फिर उसके बाद में जो अल्ट्रा वाइड है ना, वो भी यहाँ पर कोई उतना खास नहीं है। मतलब अगर आप IMX 355 मिलता है जो इनका OnePlus 10R था ना, उनके अंदर आ रहा था, 3 साल पुराना फोन है, तो वो अल्ट्रा वाइड लेंस डाल रखा है इन्होंने। और जो आप पोर्ट्रेट में जूम वगैरह भी या 2x वगैरह करना होता है ना, तो वहां पर भी सिर्फ 1x मैक्सिमम 2x तक जाता है। मेरा फेस छोड़कर पता नहीं इसने मेरे ये जो हाथ है ना, इसने गोरे क्यों बनाए, सडनली एकदम से चमका दिया। और मैं इतना नोटिस किया है मैंने इस पर, डार्क सिनेरियो में, लाइट सिनेरियोज में जब लाइट पड़ती है ना, तो उसको और ज्यादा वाइट करता है, जो कि बहुत अजीब लगता है। जैसे कि मैं चेंजिंग रूम में ना ऐसे कपड़े चेंज करके रहा था, मतलब प्रॉपर तरीके से, तो वहां पर मैं बार बार चेंज करके देख रहा था, तो बहुत है ना अजीब फोटो आ रही थी। और जब मैं सामने भेज भी रहा था ना, तो सोच रहा था कि सामने वाला बंदा कि यार ये ऐसी फोटो क्यों है, मतलब अप्रूवल के लिए भेज रहा था पार्टनर को, तो वो बोल रहे थे यार ठीक है। तो उसने जब लाइव देखा समझा उसका कि हाँ ये थोड़ा बेटर है। तो फोन में थोड़ा सा अजीब व्हाइट टोन ज्यादा खींच देता है मेरे सिनेरियो में। उसके बाद में कहां पर, जैसे कि अगर मैं बात करूंगा अल्ट्रा वाइड फोटो ली हमने, 1x लिया, 2x आता है मैक्सिमम। उसके अंदर कलर के जो डिफरेंस है ना बहुत ज्यादा है, मतलब अल्ट्रा वाइड में कुछ है, 1x में कुछ है, 2x में कुछ है। नेगेटिव नहीं बोल सकता इसको मैं अपने हिसाब से, बट वो एक्यूरेसी एक मेंटेन होती है तो ज्यादा बेटर है। पोर्ट्रेट्स अच्छे खींच लेता है, उसमें शिकायत नहीं है मुझे, मतलब अगर एज डिटेक्शन ब्लर करना हो गया वो बेटर यहाँ पर निकाल देता है। इवन जो कैप्चर करना होता है ना वो भी फास्ट है, फोटो ऐसा फटफट फटफट अगर मैं करूँ 20-30 फोटो मैंने एक साथ खींची, और जो गैलरी में लोड होने वाला टाइम होता है ना वो भी ज्यादा लेट। तो मैं ना सबसे पहले अल्ट्रा वाइड को लेकर बता देता हूँ। मेरा थॉट ऐसा है कि मैं ना मोस्ट ऑफ क्या बोलता हूँ, अल्ट्रा वाइड का कैमरा है, डे में अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, लो लाइट में सॉफ्ट फोटो देगा। इसका अल्ट्रा वाइड मुझे डे में भी अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों, उतनी डिटेल फोटो तो नहीं नजर आ रही थी, कि बस सोचा कि और बेटर हो सकती थी ये, और वो नहीं भी होगी क्योंकि 3 साल पुराना वाला सेंसर यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वो मुझे शायद वो इशू हो सकता है। पहले लगा था कि मस्त है, बट थोड़ा सा समझने के बाद में मुझे लगा कि नहीं है उतना बेटर तो नहीं है, क्योंकि 30 से 40,000 के फोन जो आते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक मोटरोला की फोन ले लूँ, क्या ऑप्टिमाइजेशन करा उन्होंने, फोटो प्रोसेसिंग जो होती है ना उसके बाद में जो डिटेल लेवल का फोटो निकल कर आता है ना भाई, वो अचीव नहीं कर पा रहा है OnePlus तो यहाँ पर। दूसरा, मेन कैमरा पर मैं ओकेश था, मतलब मैं ज्यादा खुश नहीं था। जैसे कि मैंने बताया कुछ बग्स और कुछ इश्यूज थे, डे में ठीक था, इवन इंडोर लाइट कंडीशन में भी ठीक ही ले रहा था। मैं ऐसा नहीं कहूँगा अच्छा नहीं है, सेल्फी भी यहाँ पर ठीक है, मुझे लगता है कि अगर थोड़ा सा वाइडर होता, थोड़ा बेटर होता, बट ठीक सेल्फी ले लेता है। डिटेलिंग लॉस तो डेफिनेटली दिखने मिलती है। पोर्ट्रेट्स में मैं खुश था, पोर्ट्रेट को लेकर कोई इशू नजर नहीं आया।
बाकी रही बात वीडियोस को लेकर, अल्ट्रा वाइड में तो पहली बात 4K ले नहीं सकते, वहां पर आप 1080p 30 fps वीडियो शूट कर सकते हो। 4K में आप अल्ट्रा वाइड शूट नहीं कर सकते। ये मैं मेन कैमरा की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर अगर आप वाइडर शॉट लेना चाहते हो तब आपको वो इशू देखेगा मिलेगा, बट हाँ स्विच कर सकते हो। इवन 4K में भी अगर देखोगे तो वहां पर भी स्विच कर पाएंगे 1x से 2x में, बस अल्ट्रा वाइड नहीं जाएगा। बाकी आउटपुट में पता नहीं है मेरे को। देख 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 इसको देखना। अभी हार्दिक सीधा रे, तेरी जैसा था वैसा रहना। हाँ रुक, ये देखना, इसको देखना, इसका स्किन देखना, कुछ दिख रहा है अलग? एक साइड काला एक साइड लाल दिख रहा है। ढक्कन को आधा दिख ही नहीं रहा है। नहीं मतलब ऐसा है ना, जेली इफेक्ट बन रहा है या फिर कुछ। तो चाय पी भाई अभी मस्त, क्या बोलते इसको, मधु में बस होने होते तो बच गया। चाय 5 कप 5 चम्मच शक्कर, सोच के देखो ऐसा किक लगेगा एकदम से। हार्दिक हंस दे एक बार। नहीं वो गेम में। हाँ तो ऐसा बोल ना, तो गेम के बारे में बोल दे कुछ। टाइम पास ही हुआ। क्या करने का इसका? आदि भाई का फर्स्ट फ्लाइट है भाई। आदि भाई का एकदम सब कुछ फर्स्ट है। सीन ऐसा है कि मैं गया था, पंजाब गया था, पर वो भगा दिया तेरे को वहाँ से। ट्रेन से गया था, ऑर्डर पे गया था, बट भगा दिया रहेगा ना कि भाग यहाँ से। इस पे भगाया रहेगा, इस पे बैठ के भगाया था तेरे को। तू पिया? अभी वापस आया टेस्ट होके। अब डर का माहौल है। शुगर लेवल ऊपर नीचे होने वाले हैं। अगर वो पहना होता ना ग्लूकोज वाला, ऐसा स्पाइक होता था। वो ऐसा ना, ऐसा था ना, पक करके निकलता ना। तो भाई मैं बना ही नहीं तेरी बॉडी के लिए। तेरी बॉडी के लिए बना ही नहीं हूँ। अगर समझ लो लास्ट टाइम ब्रांड ने एक अच्छा फोन बना दिया, एग्जांपल 12R ले लेते हैं। अच्छा फोन था, कोई इशू नहीं था, कैमरा में थोड़ी बहुत चीजें होगी, बट ओवरऑल एक परफेक्ट पैकेज देखने मिलता था। अब लेकिन वहां से चीजें कट ऑफ करके नेक्स्ट सीरीज सॉरी, जैसे कि ये है, इनमें एक हाईलाइट पॉइंट डाल दिया है 8 Gen 3 प्रोसेसर। बाकी ये ना डिजाइन में तगड़ा उतना है, मतलब अच्छा है, मेरा सब्जेक्ट बता रहा हूँ। और वहां पर चीजें थोड़ी सी कट ऑफ कर दी है, मतलब एक साल अच्छा बना रहे हैं, फिर इसी को खराब करके अभी नेक्स्ट ईयर अच्छा बना देंगे। मे बी 14R बेटर और अच्छा बेटर हो सकता है। और यही सेम सीरीज है ना, मतलब S24 अल्ट्रा था, उसमें डिजाइन में थोड़ी चीजें चेंजेस करके S25 अल्ट्रा एक नया निकाल के दे दिया, बट चीजें ऑलमोस्ट पुरानी चीजें देखने मिल रही है। कोई कैमरा में कोई ज्यादा नेक्स्ट लेवल अपग्रेड नहीं हुआ था, ओके था। और सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेकर भी मेरा कोई इशू नहीं है। हाँ सॉफ्टवेयर में भी मुझे अच्छा लगा है, सॉफ्टवेयर का भी पॉइंट नेगेटिव नहीं है, कैमरा में नेगेटिव था। तो ये सारे थॉट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। बाकी अगर इसका गेमिंग रिव्यू देखना होगा तो गेमिंग पाठशाला पर है, जाके चेक करो, सब आपके सामने आंसर आ जाएंगे, इफ अगर गेमिंग में ज्यादा इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट कौन सा फोन का रिव्यू आपकी लिस्ट में है तो हमको भी बताओ, कमेंट में बातचीत करते हैं, आगे वीडियो लाते हैं। टेक केयर, बाय बाय।